नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है वैद्युत धारा और ओम्स का नियम, चालक में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत धारा, अब देखिए, करंट वास्तव में मानव जीवन के लिए यह एक प्रकृति का वरदान है। वरदान की तरह ही काम करता है कि मनुष्यों के हर काम में, मनुष्य जीवन के हर काम में लगभग विद्युत धारा एक ऐसी ऊर्जा है जो कि प्रत्येक जगह उपयोगी साबित होता है। यह एक वरदान से कम नहीं है, यह एक जो है वरदान से कम नहीं है। विद्युत धारा का न रहने पर जरा आप सोचिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें नहीं जान पाते अगर विद्युत धारा नहीं होता। लेकिन विद्युत धारा की वजह से हम लोग जो है बहुत कुछ आसान कर लिए हैं। हर एक काम को आसान कर लिया गया है और कम से कम समय में कम से कम ऊर्जा लाश करके अधिक से अधिक कार्य हम लोग और कई तरह के कामों को कर सकते हैं जो कि एक समय हम लोगों के लिए असंभव साबित होता था। विद्युत धारा की वजह से ही, विद्युत धारा अगर नहीं होता तो आप सोचिए कि हम बैठकर यहाँ पढ़ा नहीं पाते और आप लोग पढ़ नहीं पाते। ये सारा कुछ तो देन है विद्युत धारा का ही। अब जब विद्युत धारा हमें पता चला, हम लोग उसके विषय में अध्ययन किए और जो भी वैज्ञानिक अध्ययन किए उससे जितनी भी कामें हो सकती हैं उस पर उन्होंने सर्च किया। एक एक जो है यंत्र बनाया गया और उन सभी का इस्तेमाल मानव जीवन के हित के लिए किया जाता है। आप ये विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा किस तरह काम करता है, तो विद्युत धारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ विद्युत धारा नहीं पाया जाता है, इन सभी चीज़ों के विषय में जानकारी हासिल करना बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन में। वैसे भी भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय अगर आप भौतिकी नहीं बनेंगे, अपने फिजिकल के विषय में, आपके इर्द गिर्द में, आपके आसपास में जो भी वस्तुएं पड़ी हैं, जो वर्क कर रही हैं, उनको आप अगर अपने दिमाग में मंथन नहीं करेंगे तो भौतिक शास्त्र का अध्ययन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। भौतिक शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आपको पहले भौतिकी बनना पड़ेगा। विद्युत धारा, अब हम फैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, आखिर फैन कैसे चलने लगता है? क्या है कि हमने स्विच ऑन किया और पंखा चलने लगा, स्विच ऑन किया रोशनी देने लगी, स्विच ऑन किया गर्म वस्तु ठंडा होने लगा, स्विच ऑन किया ठंडी वस्तु गर्म होने लगा। तमाम प्रक्रियाओं के विषय में आप जो है पढ़ते हैं और देखते हैं, आँखों से हम देखते हैं कि वो क्या यंत्र है, कैसा यंत्र है। कभी कोई सोचा नहीं था कि
हम लोग जो है कहीं पर व्यक्ति बैठा हो और वह कहीं दूसरे जगह दिखाई देगा, कभी कोई कल्पना भी नहीं किया था। जब हम लोग अपने वेदों में पढ़ते हैं कि व्यक्ति बैठा हुआ है और अपने मन चिंतन को जो है एकत्रित करता है, तो वो दूसरे जगह की वस्तुओं को देख लेता है। पहले के जितने भी घुमक्कड़ी जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति होते थे, जैसे साधु संत से मोह माया की जाल में से कोई मतलब ही नहीं था, न मोह माया के जाल में वो फंसते थे। वो क्या करते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे, केवल उनका भ्रमण करना ही काम ही था। इसीलिए सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कौन हुआ करता था? तो साधु संत ही सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हुआ करते थे। इसलिए कि वो कई स्थानों पर जाते थे, एक स्थान पर जाते थे, वहाँ कुछ सीखते थे, वहाँ कुछ दिन तक रहते थे, फिर दूसरे स्थान पर जाते थे, वहाँ कुछ सीखते थे। इस तरह जो है व्यक्ति केवल एक जगह से दूसरे जगह जाकर सीखता था, ठीक है। और जब व्यक्ति सीखता है तो दूसरे जगह जाकर क्या करता है? बताता है। दूसरे जगह जाकर बताएगा, और जब दूसरे जगह जाकर बताता है, वहाँ के लोग फिर उस बात पर अमल करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अगर उनसे फायदा होने लगता है तभी उनको गुरु का दर्जा मिलता था। लेकिन ये तभी संभव होता था जब ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती थी। जैसे आप अपने भविष्य के लिए, अपने दिमाग का विकास करने के लिए किताबों का अध्ययन करते हैं, तो किताबों में जो बातें लिखी हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किताब ऐसे ही लिख दिया गया, पहले उसके विषय में लोग धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करते गए, फिर उस पर कोई और कुछ आकर संशोधन किया कि नहीं ये ऐसा होता तो इस तरह बन जाता, तो फिर उस पर अध्ययन किया गया, उस तरह वो लिखा गया। उसी तरह विद्युत धारा, जब भी विद्युत धारा के विषय में अध्ययन किया गया तो सबसे पहले आवेश, चार्ज, तो चार्ज के विषय में हमने बताया, फिर विभव बताया कि विभव क्या होता है, फिर वैद्युत क्षेत्र बताया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो कभी भी कोई भी आवेशित वस्तु है तो उसके आसपास में वैद्युत क्षेत्र काम करने लगता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है तो वैद्युत क्षेत्र जानते हैं कि बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और विभव जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ऐसे होता है विभव, तो ये जो है ऐसे वैद्युत क्षेत्र डिक्रीज होता है, ये ई होता है, ठीक है। लेकिन हम ये भी अध्ययन किए कि जब कोई भी आवेश हो और कोई किसी वैद्युत क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उस पर बल लगता है, और बल होता है F बराबर Q इंटू ई, और जो वर्क डन होता है वो हमने पढ़ा कि Q इंटू वी होता है, Q इंटू वी होता है। वर्क डन के विषय में पढ़ा है कि आवेश, और अब देखिए ये कार्य है, और जब कार्य हो रहा है इससे तो इसका मतलब एनर्जी है। अब यही एनर्जी के माध्यम से हम विद्युत धारा के द्वारा कार्य करते हैं। अब जरा समझिएगा विद्युत धारा क्या होता है। तो जैसे कोई भी चीज का प्रवाह हो, किसी भी चीज का प्रवाह होता रहता है, वो गमन करते रहते हैं। गमन, एक तरफ से आए और एक तरफ चले जाएं, जाते आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो यानी यह आवेशों के झुंड के प्रवाह का दर, आवेशों के प्रवाह का दर। तो आवेश कहाँ होता है? तो आवेश को बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, मुख्यतः जो आवेश का जो कण होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से किसी वस्तु पर जाता है। तो हमने बताया है आप सभी को कि जब धनात्मक आवेशित वस्तु होता है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया। किसको दिया? तो ऋणात्मक आवेशित वस्तु को। तो ये तो आसपास ले गए, रख दिए, तो इंडक्शन के कारण, प्रेरण के द्वारा एक से दूसरे पर उस पर प्रभाव डालने लगा। लेकिन जब कोई भी ऐसा
माध्यम हो जिसमें इलेक्ट्रॉन गमन करे। ऐसा कोई भी माध्यम हो जिस माध्यम में इलेक्ट्रॉन गमन करे। तो जब इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो आवेश गति करेगा। आवेश क्या करेगा? आवेश भी गति करेगा। तो आवेश गति करे, ठीक है। तो जब आवेश गति करता है तो उसमें धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए, आवेश अगर गति करता है तो धारा का प्रवाह होगा, आवेश गति नहीं करेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। सीधी सी बात यह है कि जो चालक होता है, चालक, हालांकि इसके विषय में हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जो चालक होता है, एक होता है अचालक, यानी कुचालक कहा जाता है अचालक, और एक होता है अर्धचालक जो दोनों के बीच का होता है। इसके विषय में बता चुके हैं। अर्धचालक, अर्धचालक। तो चालक क्या होता है? जिसमें आवेश का प्रवाह होता है। आवेश जिसमें गति करता है उसे हम कहते हैं कि यह चालक है। इसमें धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह होगा तब तो ये चालक कहलाएगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये चालक नहीं कहलाता है। जो अचालक या कुचालक होता है वो धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। वो अचालक कहलाता है, कुचालक कहलाता है। अर्धचालक ये होता है कि सामान्य स्थिति में यह कुचालक की भांति व्यवहार करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और विशेष स्थिति में, एक विशेष स्थिति में जो है यह चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं अर्धचालक। इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के आधार पर इन्हें बताया गया कि ऐसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन हो, बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो ये चालक कहलाते हैं, ठीक है। और अचालक, कुचालक, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 7 हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो, 5 हो, तो ये सभी क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ऐसे होते हैं तो इसको हम ग्राही कहते हैं कि ये केवल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसे दाता कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो दाता होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, और कम होते हैं जैसे अष्टक पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है कि अर्धचालक में हमने बताया था आप सभी को, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो न तो ये दे पाए और न ले पाए, इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। कि तब इस कंडीशन में जब जैसा ज़रूरत होता है तो सामान्य स्थिति में तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जब इसमें डोपिंग कर दिया जाता है, डोपिंग अगर 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ वाले से कर दें तो 5 इलेक्ट्रॉन वालों के साथ से करेंगे तो 4 तो साझा करके अष्टक पूरा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो 1 इलेक्ट्रॉन गमन करता है। तो ये जो अर्धचालक हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। एन टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। कब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है और कब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, आगे आप जाएंगे तो इसी के विषय में ही आपको ज़्यादा अध्ययन करना है। आप देखते हैं कि ट्रांजिस्टर बना होता है, रेजिस्टेंस होता है, तमाम चीज़ें, कंडेंसर होता है, और आप अपने मोबाइल में देखेंगे बहुत छोटे छोटे आईसी लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, कंडेंसर होता है, डायोड होता है, जीना डायोड होता है, तमाम चीज़ लगे होते हैं जो सेमीकंडक्टर का ही मैक्सिमम बना होता है। उसमें जो मेटल भरे जाते हैं वो सेमीकंडक्टर ही होता है कि ज़रूरत जैसे पड़ता है वैसे वैसे उसका यूज होता है, ठीक है।
हम लोग एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अभी हम लोगों ने कंडेंसर पढ़ा, तो कंडेंसर में धारा का प्रवाह नहीं किया जाता है, बल्कि कंडेंसर ऊर्जा को स्टोर करता है, वो ऊर्जा इकट्ठा करता है, वो जो है धारा का प्रवाह नहीं करता है। लेकिन रेजिस्टेंस अगर लगा होता है तो रेजिस्टेंस में धारा का प्रवाह होता है। सब इसी में हम आप आगे बताएंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम धारा के प्रवाह पे ही, रेजिस्टेंस पे ही होता है, निर्भर करता है। अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने आप सबको ये सब चीज़ें पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर धारा का प्रवाह, धारा क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, तो ये चालक है। अब तो आप जान गए हैं कि चालक में ही धारा का प्रवाह होता है, ये चालक है, ठीक है। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो जिधर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, जैसे सपोज दैट इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ गति करेगा तो धारा इधर की तरफ प्रवाहित होता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गति करेगा तो धारा इधर की तरफ प्रवाहित होगा। यानी धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है। याद रखिएगा, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। दूसरा, ये धारा क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का गति होता है। अर्थात गति क्या है, तो आप जानते हो कि अगर हम गति का परिभाषा आपसे पूछें तो आप यही कहोगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी गति कहलाता है। उसी तरह यह एकांक समय में जितना आवेश प्रवाह कर जाता है उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। सीधा सा डिफिनीशन कि एकांक समय में वैद्युत धारा, धारा क्या है, तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा धारा कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। इसका मात्रक, ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड होता है, या इसे एम्पियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर, जिसे कैपिटल ए लिखते हैं, ठीक है। और धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है, आई से प्रदर्शित किया जाता है। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और अगर हम ये कहें कि यदि Q कूलाम का आवेश जो है, Q कूलाम का आवेश या डेल Q कूलाम का आवेश, डेल Q कूलाम का आवेश, ठीक है, डेल T समय में प्रवाहित होता है, समय में प्रवाहित होता है, ठीक है, प्रवाहित होता है, जिसमें धारा I प्रवाहित होता है, धारा I बह रहा हो। तो I बराबर हम लिखेंगे कि डेल Q अपान डेल T। क्या लिखेंगे, एकांक समय में यानी डेल T समय में डेल Q कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ तो एक समय में कितना प्रवाहित होगा, तो डेल Q बाई डेल T। या हम इसी को लिखेंगे डेल Q बराबर I इंटू डेल T। क्लियर है। तो ये धारा का प्रवाह किस में होता है, चालक में। जैसे चालक क्या है, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है, ठीक है, लोहा है, आयरन है, तो एल्युमिनियम है, जस्ता है, इन सभी में धारा का प्रवाह होता है। परंतु अगर
ये प्लास्टिक हो जाए, लकड़ी हो जाए, रबड़ हो जाए, ठीक है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, रबड़ हो या अन्य ऐसे वस्तु जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। और जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसे हम क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। जैसे तांबा चालक है, ठीक है, एल्युमिनियम चालक है, जस्ता चालक है, ठीक है, लोहा चालक है, सोना चालक है, चांदी चालक है, सोना भी चालक है। लेकिन सोना चालक है परंतु यह बहुत कास्टली धातु होने के कारण इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही साथ जब धारा का प्रवाह होता है तो आगे अभी सब कुछ बताएंगे कि धारा का प्रवाह होता है तो जिस चालक में धारा का प्रवाह होता है वो चालक पर कार्य होता है, जिसके कारण चालक हीट होने लगता है। और जब गर्म होने लगेगा तो आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित हर एक मेटल, हर एक वस्तु का कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है। और जो गलनांक होता है उस टेम्परेचर तक जैसे ही उसका ताप बढ़ेगा जाएगा बस वो तुरंत गलने लगेगा। तो सोने का गलनांक जो है बहुत कम होता है अन्य के सापेक्ष। वो जैसे ही धारा प्रवाहित होता है तो उस पर वर्क डन होता है जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है और तुरंत गल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही धारा गलेगा तो धारा चालक गलेगा तो चालक गल जाएगा तो फिर धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। धारा का प्रवाह तभी तक संभव होता है जब एक बंद सर्किट बनाए, बंद परिपथ बनाए। किसी भी बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह होता है। अगर खुला परिपथ होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है और सेल से ऐसे आपने बल्ब का एक सिरा जोड़ा और यहीं लाकर छोड़ दिया और ये सिरा ले जाकर इस सेल में जोड़े ही नहीं, तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। और जैसे ही इसको ले जाकर इसके माइनस सिरा में जोड़ेंगे तुरंत ये बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। तो ये जैसे ही क्लोज होगा तभी तो जलेगा ना। ये एक बंद सर्किट बन गया और जब बंद परिपथ बनता है तभी धारा का प्रवाह होगा। और अगर बंद परिपथ नहीं बना तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। याद रखिएगा, बंद परिपथ नहीं बना तो धारा का प्रवाह, अगर यहाँ से कहीं से भी काट दिए तो इसमें धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। तो धारा का प्रवाह तभी होता है, तभी तक संभव है जब एक क्लोज सर्किट, बंद परिपथ बने। और बंद परिपथ अगर नहीं बना तो धारा का प्रवाह संभव नहीं है कि धारा का प्रवाह होगा। तो ये है विद्युत धारा। कि विद्युत धारा के विषय में हमने प्रयास किया कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे दें ताकि विद्युत धारा क्या होता है इसके विषय में आपको जानकारी हो जाए। अब जो एकांक क्षेत्रफल से धारा का प्रवाह होता है, एकांक क्षेत्रफल से जो धारा का प्रवाह होता है चालक में, उसे धारा घनत्व कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धारा घनत्व, जिसको J से डिनोट किया जाता है। J से धारा घनत्व क्या होता है? J क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका मतलब ये है कि I/A। जैसे मान लेते हैं कंडक्टर का ये क्षेत्रफल है A और इससे यहाँ पर 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है जबकि इसका क्षेत्रफल है 2 मीटर स्क्वायर। तो आवेश धारा घनत्व तो J बराबर हो जाएगा 5/2, ठीक है। यानी हर एकांक क्षेत्रफल पर धारा कितना प्रवाहित होगा यह निकालना, यह पता करना ही धारा घनत्व कहलाता है। क्लियर है? तो अब इसे जरा लिख लीजिए, लिखिए सभी लोग। विद्युत धारा, विद्युत धारा इसमें लिखिए किसी चालक में
किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अथवा एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाता है। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाता है। इसे I स्मॉल I लिखेगा, I से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक एम्पियर होता है अथवा कूलाम प्रति सेकेंड। एम्पियर को कैपिटल A से लिखा जाता है। हो गया। लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, यदि डेल्टा Q कूलाम का आवेश डेल्टा T समय में प्रवाहित होता हो किसी चालक के माध्यम से, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा नहीं छोड़ दीजिए। I बराबर ये लिखिए डेल Q अपान डेल T। I बराबर डेल Q अपान डेल T अथवा डेल Q बराबर I इंटू डेल T। होता है। हो गया। अब लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, धारा घनत्व अब इसमें लिखिए धारा घनत्व में
अब देखिए जो धारा होता है आई वो तो एक अदिश राशि है, हमने लिखवा दिया। लेकिन जब धारा घनत्व की बात होता है तो धारा घनत्व वेक्टर क्वांटिटी में काउंट किया जाता है। वैसे धारा में दिशा होता है, परंतु इसमें दिशा के होते हुए भी इसे अदिश राशि में रखा जाता है। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिनको हम अपवाद के श्रेणी में रखते हैं, और सदिश और अदिश राशि के लिए, जैसे अभी हमने बताया विद्युत धारा अदिश राशि है जबकि इसमें दिशा है। परंतु अगर हम देखें कि सपोज दैट मान लेते हैं कि यह एक सेल है और सेल से यहाँ तक ले गए करंट, ठीक है, तो यहाँ पर गया और एक बल्ब जोड़ दिया गया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगा। फिर एक जो है यहाँ पर जोड़कर दूसरा हमने बल्ब लगा दिया, इधर लगा दिया, और इसको लाकर हम इसमें जोड़ दिए तो इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगा। तीसरा लेकर हम आए और उसको यहीं पर जोड़ दिया बल्ब, और उसको भी यहाँ पर प्लस से जोड़कर माइनस से जोड़ दिया, इसमें भी धारा बहने लगा। अब आप समझिए कि धारा का प्रवाह इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, और धारा इधर से आ रही है लेकिन तीन सिरों से तीन की तरफ जा रही है। तो यानी धारा जो है एक ही ओर नहीं बल्कि कई दिशाओं में प्रवाहित हो रही है। दिशा पता है, परंतु जब कई दिशाओं में, ये निश्चित ही नहीं है, जिधर ही मौका मिलेगा उधर ये जाना शुरू कर देंगे। तो ऐसे जितने भी हम भौतिक शास्त्र में अध्ययन करेंगे जिनके एक डायरेक्शन नहीं बल्कि एक बिंदु पर कई दिशा होते हैं, उन्हें कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि। दिशा है फिर भी इनको हम अदिश राशि में काउंट करते हैं क्योंकि इनका एक निश्चित दिशा नहीं होता है। इसी तरह दाब, प्रेशर, तो दाब भी हम जानते हैं कि जैसे ये कील है, सपोज दैट ये कील है, तो कील में हम यहाँ पर हथौड़ा मारते हैं। जब कील पर हम यहाँ पर हथौड़ा मारते हैं ऐसे, तो जैसे ही ये हथौड़ा हमने मारा, ठीक है, तो यह कील जो है नीचे की तरफ धंसेगा, कील नीचे की तरफ धंसेगा। ऊपर से फोर्स लगा तो यहाँ पर दबाव बनता है ना, पी, प्रेशर। अब देखिए डायरेक्शन है, डायरेक्शन के होते हुए भी हम इसको अदिश राशि रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो जरा अब इसमें जरा सोचिए कि अदिश राशि क्यों रखते हैं। क्योंकि जब यहाँ प्रेशर पड़ता है ये नोकीलेदार भाग पर, हम यहाँ पे चापट नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि P बराबर होता है F/A। अब जो ये बल पड़ रहा है नीचे और ये क्षेत्रफल है ये A, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा पड़ा, तो जैसे ही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो F बराबर PA, तो इधर से तो दाब पड़ रहा है ना नीचे, तो दाब पड़ा तो इस पर बल कितना कार्य किया, तो बल जो है क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कांस्टेंट है, क्षेत्रफल अधिक तो बल ज़्यादा काम करेगा इस पर। अच्छा, जब इस पर बल ज़्यादा काम करेगा तो फिर यहाँ पर P, तो यहाँ पर जो दबाव उत्पन्न होगा P बराबर F/A। अब देखिए बल ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है आकृति। अब जरा देखिए कि यहाँ पर हम कील है ये, और इस कील अगर इस तरह का नहीं होता, मोटा होता, तो कील धंसता नहीं क्योंकि उस पर प्रेशर कम हो जाता है। जरा समझिए, जब ये कील इसमें धंसने लगता है तो इधर की तरफ मिट्टी हटता है, चाहे जो भी मेटल में आप धंसा रहे हो इधर की तरफ हटेगा, इधर भी हटेगा, इधर भी हटेगा, चारों तरफ। अब देखिए ना कि इन सभी का डायरेक्शन अलग अलग दिशा में है। जो दाब पड़ रहा है वो डायरेक्शन तो अलग अलग है, केवल नीचे ही नहीं है। नीचे तो इसलिए धंसता चला जा रहा है कि नीचे का फोर्स ज़्यादा है, नीचे का फोर्स क्या है, ज़्यादा है। अब जरा आप समझिए यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं कि ये पन्नी है, अब ये बर्तन ही है और इसमें आपने पानी भर दिया। जब इसमें पानी भर दिया और यहाँ पर आपने होल कर दिया, और जैसे ही यहाँ होल करेंगे तो इधर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा प्रेशर के कारण। अगर आप इधर होल कर दिए तो इधर भी तो पानी निकलने लगेगा।
क्या इधर आपने होल कर दिया तो इधर पानी निकलेगा, इधर से पानी नहीं निकलेगा क्या? जब इधर आप छेद कर दोगे तो इधर भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो दाब है वो दाब का डायरेक्शन जो है हर दिशा में है, केवल एक दिशा में नहीं है। इसी वजह से जो है ये दाब को भी हम अदिश राशि में रखते हैं, जबकि इसमें दिशा है। दिशा के होते हुए, दिशा और परिमाण के होते हुए भी दाब को हम किस में रखते हैं? अदिश राशि में। ठीक उसी तरह वैद्युत धारा में भी दिशा है, लेकिन हम इसको कहाँ रखते हैं? अदिश राशि में। क्यों अदिश राशि में रखते हैं? क्योंकि वह जिधर ही क्लोज सर्किट बनेगा उधर ही जाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे थे धारा घनत्व। तो देखिए जो ये चालक का क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल से जितना वैद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है और इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? J से प्रदर्शित किया जाता है। तो J बराबर हम लिखेंगे क्या? I/A। ठीक है, अब देखिए जरा कि जो हम लिखते हैं कि धारा घनत्व, तो धारा घनत्व जो होता है वो तो हमने कहा कि I/A। J बराबर क्या लिखेंगे? I/A। या तो I बराबर हम ये लिख सकते हैं J/A। अब अगर इनके बीच एंगल थीटा हो तो हम लिखेंगे J/A cos थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये J/A है I, अब A क्या है? क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये धारा घनत्व का मात्रक होता है। तो लिख लीजिए उसी में धारा घनत्व, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा क्या होता है? धारा घनत्व कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, इसे J से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब जरा यहीं पर एक चीज समझ लीजिए कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो J लिख लीजिए। यदि लिखिए, यदि चालक के कैपिटल A क्षेत्रफल से, चालक के कैपिटल A क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा I हो तथा उस चालक में प्रवाहित होने वाला धारा घनत्व J हो, कैपिटल J हो, तो J बराबर I/A। J बराबर, लाइन छोड़कर, J बराबर I/A या I बराबर J/A। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए। यदि चालक का सूक्ष्म तल का क्षेत्रफल कैपिटल A, यदि चालक का सूक्ष्म तल का क्षेत्रफल कैपिटल A धारा की दिशा के साथ थीटा
थीटा कोण बनाता हो तो लाइन छोड़िए, I बराबर J इंटू A इंटू कॉस थीटा, यही J डॉट A अदिश गुणनफल, J इंटू A कॉस थीटा, J इंटू A कॉस थीटा। होता है हो गया। अब चलिए हम इस पर जरा विचार करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, धारा जो प्रवाहित होता है, इस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लीजिए कि जो धारा प्रवाहित होता है, तो हमने कहा कि मुख्यतः आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं। परंतु वास्तव में सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉन गति करता नहीं है। सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि ये एक चालक है, ध्यान समझिए जरा, ये एक चालक है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो आप जरा सोचिए कि जब मान लेते हैं कि ये बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, यहाँ पर ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा है, ठीक है, और यहाँ से हमें जोड़ा गया है ये एक बल्ब, और इस बल्ब को जलाना है। तो जैसे ही हम ये स्विच ऑन करते हैं तुरंत ये जल जाता है ना। क्या आपको समय का अनुभव होता है, आभास होता है कि ये जब यहाँ आप जलाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ गया, फिर ये जलाया, फिर जलाकर यहाँ ऐसे आया इलेक्ट्रॉन, तब न धारा का प्रवाह होगा। तो उसमें समय लगेगा ना कि तुरंत जो है ऑन करते ही जल जाएगा। आप कभी भी फील करते होंगे, अनुभव करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन किए नहीं कि तुरंत चलना शुरू हो। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है अब इसे समझिए कि जैसे आप जानते हैं कोई भी मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो अनगिनत हैं, करोड़ों हजारों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे छोटे स्पेस में। तो होता क्या है कि हम कोई दो, जैसे मान लेते हैं कि यह जो है चालक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में टकराते रहते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। ये आपस में, ये गया इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे टकराया, ऐसे ये टकरा कर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो ये टकराते रहते हैं, तो ये टकराया तो फिर इसको ये ऊर्जा मिला, फिर जैसे ही ये इसको ऊर्जा मिला तो फिर ये इससे जाकर टकराया, फिर इसको ऊर्जा मिला, इससे जाकर टकराया, फिर वापस आया, फिर ये दूसरा टकराया। तो ये क्या होते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होने लगते हैं, गति करने, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ऐसे, ठीक है। इसी को कहा जाता है अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, केवल पास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टकरा कर इसमें जाकर टकराया, फिर ये गया तो यहाँ टकराया, परंतु स्थान नहीं छोड़े, वो केवल इधर से इधर घूमते रहे, परंतु यहीं पर रहे इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर इधर घूमता रहा, पर रहा यहीं पर, फिर यहाँ का घूमता रहा, यानी इलेक्ट्रॉनों का आवागमन जो है आसपास में इधर उधर आना जाना स्टार्ट हो जाता है। और जब स्टार्ट होता है, क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको ऊर्जा मिलता है। उसको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और जैसे ही ऊर्जा मिला तो तुरंत ये क्या होंगे, हिलना डुलना शुरू कर देंगे, इधर उधर तेजी से आना जाना शुरू कर देंगे। जब तेजी से आना जाना शुरू करेंगे तो तुरंत हलचल मचता है, और हलचल मचता है तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। यही होता है करंट फ्लो होने का कारण। जो यह इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहे हैं,
इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब हम इसी पर अध्ययन करेंगे। तो जरा आप सोचिए कि यहाँ पर कोई भी अगर मान लेते हैं कि यह एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है सपोज दैट, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन गति किया, तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा इधर की तरफ, समझिए अच्छी तरह से, ठीक है, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, ऐसे जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की ये गति है, अब इनका औसत अगर गति निकालेंगे तो औसत गति इनका शून्य हो जाएगा। औसत जो गति होगा, औसत गति वो शून्य होगा, क्योंकि इधर उधर ही रह रहे हैं, तो औसत गति जो है वो शून्य होगा, ठीक है। और जो इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कि vd है। क्या है? vd है। तो यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। अब जरा हम समझेंगे कि जो इसमें आवेश का घनत्व है, आवेश डेंसिटी है, वह है रो। रो क्या दर्शाता है कि रो ये दर्शा रहा है कि जो है आवेश घनत्व, इसका मतलब ये है कि इसमें एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाली आवेश की मात्रा, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कि E है, N इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो N इलेक्ट्रॉन अगर दर्शा रहे हैं कि N इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं किससे? एकांक आयतन में। अगर एकांक इसमें आयतन होगा ना भाई, क्षेत्रफल तो एक तल पे होगा, लेकिन ये चालक है तो चालक जैसे ये है, अगर कंडक्टर होता तो इसके अंदर की बात करें तो अंदर तो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, और स्पेस की बात करेंगे तो क्षेत्रफल होगा। तो ये तो अंदर की बात हो रही है, तो इसलिए एकांक आयतन में, ठीक है, अगर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हों तो n इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो जो आवेश हो जाएगा वो तो n इंटू ई होगा। इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो इतने आवेश हो गए, क्लियर है। और हमें पता है कि जो आवेश है जो गति करता है धारा, तो धारा घनत्व जो J होता है वो क्या होता है? J बराबर होता है भाई I अपान A, I अपान A। तो I बराबर क्या हो जाएगा? J इंटू A, यही तो हम लोग लिखेंगे, J इंटू A। क्यों? अब जरा यहाँ पर हम सोचेंगे कि जो अनुगमन वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से एकांक आयतन में कितने, तो हमें पता है कि अगर यह n इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज दैट इसके एकांक क्षेत्रफल से होकर जा रहे हैं, कितने से? एकांक क्षेत्रफल से n इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं एकांक क्षेत्रफल से। तो अगर एक सेकेंड में vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो कितनी दूरी तक? तो यहाँ तक, तो इस पूरा आयतन हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा आयतन हो जाएगा। तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन तो एकांक क्षेत्रफल पे हैं, रो दर्शा रहा है कि यह आवेश घनत्व है रो, तो n इंटू ए एकांक क्षेत्रफल में है, तो आयतन में हो जाएगा। तो ये vd लंबाई से गुणा कर देंगे भाई, क्षेत्रफल में तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो गया कि n इंटू ई है। अगर vd से गुणा कर दें तो इतना आयतन हो गया, तो अब vd इंटू n इंटू ई हो गया, vd इंटू n इंटू ई। अब सोचिए कि अब ये vd जो है क्या है, अब vd से जैसे ही गुणा कर देंगे तो उतना आयतन हो गया ना, vd से हमने गुणा किया तो उतना आयतन हो गया। अब जब vd से गुणा कर दिया तो इतने आयतन में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आवेश की मात्रा होगा, तो vd इंटू n इंटू ई हो जाएगा। ये तो एकांक आयतन में आवेशों का प्रवाह है, जिसको एकांक आयतन में आवेश के प्रवाह होते हैं उसे हम आवेश घनत्व कहते हैं या धारा घनत्व कहते हैं। अब यह धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं, तो J बराबर क्या हो जाएगा? vd इंटू n इंटू ई। जरा समझिए, vd इंटू n इंटू ई, ये हो जाएगा J,
ये क्या हो गया, जे हो गया। अब हमें पता है कि जो VD है तो VD के स्थान पर हम ये क्या लिख सकते हैं, VD के स्थान पर लिखेंगे J और ये NE नीचे जाएगा तो N इंटू ई VD बराबर, और J के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो J के स्थान पर हम लिख दें I अपान A। तो जैसे ही यहाँ I अपान A लिखेंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, J के स्थान पर I और अपान हो जाएगा NEA। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर आप लिखोगे VD इंटू N इंटू E इंटू A। तो ये हो जाएगा I धारा। तो धारा में धारा I बराबर क्या हो गया कि VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E आवेश की मात्रा है इलेक्ट्रॉन पर, A क्षेत्रफल है किसका, चालक के तल का। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर हो गया VD इंटू N इंटू E इंटू A। ये होता है I का मान। क्लियर है। तो ये जहाँ VD क्या है, VD अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको आगे चल के और भी तरीके से हम बताएंगे कि जो ये VD है कैसे हम निकालेंगे, इस पर भी चर्चा अभी आगे चल के और बताएंगे। क्लियर है। तो लिखिए इसे, अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब इसमें लिखिए, जब किसी चालक पर कोई विभवांतर नहीं लगाया जाता है, जब किसी चालक पर कोई विभवांतर नहीं लगाया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अनर्गल गति करते रहते हैं। ये इधर उधर जो गति करते रहते हैं वो हमेशा करते रहते हैं, अनर्गल गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन, अनर्गल गति करते रहते हैं। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। अतः इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी भी दिशा में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है, तथा चालक में जब आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा तो आवेश गति नहीं करेंगे तो धारा नहीं प्रवाहित होगा, तो धारा भी क्या होगा, प्रवाहित नहीं होगा, तो उस समय धारा का मान शून्य होगा। स्थानांतरण नहीं होता है जिससे चालक में धारा का मान शून्य होता है, जिससे चालक में धारा का मान शून्य होता है। जब चालक में विभवांतर लगाया जाता है, दिया जाता है, विभव दिया जाता है, पोटेंशियल दिया जाता है, अर्थात किसी सेल से जोड़ते हैं या बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, ऊर्जा मिलेगा। विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों में धन विभव की दिशा में कुछ औसत वेग उत्पन्न हो जाता है, औसत वेग उत्पन्न हो जाता है। यह औसत वेग
उसके अनर्गल वेग पर अध्यारोपित हो जाता है। यह औसत वेग उसके अनर्गल वेग पर अध्यारोपित हो जाता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग कहते हैं। यदि, लाइन छोड़कर नीचे लिखिएगा, यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E हो, तथा आवेश घनत्व रो हो, आवेश घनत्व रो ऐसे बनाया जाता है। धारा घनत्व J, कैपिटल J, प्रवाहित होने वाली धारा I, स्मॉल I, तथा अनुगमन वेग Vd हो, अनुगमन वेग Vd हो, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की कुल मात्रा तो ऐसे लिखिएगा, रो बराबर N इंटू E, कुल मात्रा रो बराबर N इंटू E। अतः एकांक आयतन में आवेश की मात्रा तो रो इंटू Vd करिए, रो इंटू Vd, क्योंकि Vd लंबाई तक होगा, ये Vd लंबाई है। एकांक क्षेत्र में इतना मीटर की दूरी तय कर रहा है तो इतना आयतन हो जाएगा ना, रो इंटू Vd। रो का मान लिख देते हैं NeVd, लिखिए ऐसे, N इंटू E इंटू Vd। एकांक आयतन में आवेश की मात्रा इतना प्रवाहित होता है तो यही धारा हो जाएगा। अतः धारा घनत्व तो J बराबर N इंटू E इंटू Vd, क्योंकि आप यही जानते हो कि एकांक आयतन में जितने आवेश की मात्रा प्रवाह होता है या एकांक क्षेत्रफल से, उसे हम कहते हैं धारा घनत्व। तो J बराबर N इंटू E इंटू Vd हो गया। अब लिखिए J बराबर I अपान ए, तो यहाँ लिख दीजिए I अपान ए बराबर लिखिए N इंटू E इंटू Vd, तो I बराबर लिखिए N इंटू E इंटू Vd और इंटू कैपिटल A। यही होता है धारा I का मान। अब यहाँ से Vd का मान निकालेंगे तो Vd का मान निकाल सकते हैं।
क्लियर है। आगे एक माध्यम से हम और लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के माध्यम से लगाएंगे, क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के माध्यम से भी हम बताएंगे ओम्स लॉ बताने के बाद। ठीक है, तब हम बताएंगे कि ये वीडी कैसे जनरेट होता है, कैसे इसमें किसी भी आवेश की मात्रा है यहाँ पर तो इसमें वैद्युत क्षेत्र है और कई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैद्युत क्षेत्र होते हैं, जैसे ही हम उसे विभवांतर से जोड़ते हैं और वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो है इस पर बल लगता है और जब बल लगेगा तो धीरे धीरे वो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा और उसके गति क्या होंगे, बढ़ेंगे और बढ़ते बढ़ते जाकर वीडी तक पहुंच जाता है। तो प्रारंभिक जो होता है वो 0 होता है, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, आगे चल के चर्चा करेंगे। क्लियर है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आई का मान n इंटू ई इंटू वी डी इंटू ए आया। यहाँ से वी डी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी बराबर आई अपान आप लिखेंगे n इंटू ई इंटू ए, ऐसे लिख लीजिए। n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ए क्षेत्रफल है, तल का क्षेत्रफल ये। ठीक है, उम्मीद है कि आज इतनी बातें आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर किसी भी चीज में कोई दिक्कत हुआ है, जहां नहीं समझ में आया है, तुरंत आप जो है व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए ताकि कल हम आपको इस पर बता सकें। बाद में आप भेजोगे, हम बहुत आगे निकल चुके होंगे तो फिर इस पर चर्चा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आज ही आप बता दोगे तो कल हम फिर उस पॉइंट पर चर्चा कर देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, आप अपने दोस्तों यारों से जितना भी है आप शेयर करिए, बताइए, अधिक से अधिक बताने का प्रयास करिए। देखिए लॉकडाउन इस समय चल रहा है, लॉकडाउन कब समाप्त होगा इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस पैर अपना पसार रहा है हमारे देश में। तो ये कहना कि लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और सारा कुछ नॉर्मल स्थिति में हो जाएगा, तो अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। आप इस अवस्था में रहते हुए आपको पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई आप इस उम्मीद में आप न करें कि सभी लोग तो बैठे ही हैं, सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ें। ठीक है, तो आप उसके चक्कर में न रहिए, सभी को न देखिए। आप जब सभी लोग नहीं पढ़ रहे हैं उस समय जब आप पढ़ेंगे तभी आप सबसे आगे निकलेंगे, और जब सब लोग पढ़ ही रहे होते तो उस समय आप पढ़ेंगे तो आप तो सभी के भीड़ में ही रहेंगे, आप आगे कहाँ निकलेंगे। तो आपको अगर आगे निकला है तो आपको उन समयों पर ज़्यादा पढ़ना है जिस समय सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, और ये अच्छा मौका है। जिनके पास साधन है, जिसके पास साधन नहीं है वो तो बेचारा परेशान है कि हमारे पास काश मोबाइल होता, हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था होती तो हम जो है पढ़ लेते। आपके पास सब कुछ है और आप अगर इस समय नहीं पढ़ पाते हैं तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा अगर कोई पछताएगा तो आप ही पछताएंगे। कुछ अध्यापक गण ऐसे भी हैं जिनके संपर्क में कुछ बच्चे हैं, लेकिन वो जो है लाचार हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं ऑनलाइन या इस तरह के सिस्टम से नहीं जुट पाए हैं, तो वो उनके संपर्क में जितने भी बच्चे हैं उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है ऑनलाइन न पढ़ो, ऑनलाइन आपको क्या समझ में आएगा, क्या नहीं समझ में आएगा, आप कैसे प्रश्न पूछोगे। हम तो बता तो रहे हैं, हमने तो आपको प्रश्न बताया भी, और जो बच्चे हमसे पूछते हैं कहीं दिक्कत होता है शॉर्ट स्क्रीन करके देते हैं, अगर संभव होता है कि उनके व्हाट्सएप पर ही जवाब दे देते हैं, नहीं तो फिर हम अगले क्लास में उस पर चर्चा भी करते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो अध्यापक आपको मना कर रहे हैं कि आप उस ऑनलाइन क्लासेज में न ज्वाइन होइए, न आप फीस जमा करिए, चाहे कोई भी ऑनलाइन क्लासेज पढ़ा रहा हो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा हो, जिस पर आपको विश्वास है कि नहीं यह व्यक्ति पूरा का पूरा पढ़ा लेगा, ठीक है, और वो एक सिस्टम के तहत है, तब तो आप उससे जुटिए ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मना कर रहा है सीधे सीधे कि नहीं आप ऑनलाइन न पढ़ो, तो इस समय व्यक्ति करेगा क्या बैठकर इंतजार करेगा कि लॉकडाउन समाप्त होगा तो कोचिंग चलने लगेगा तुरंत और कोचिंगों में आप एडमिशन ले लेंगे।
आप एक बात ये दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोचिंग अगर खुलेगा भी तो कोचिंग में एक डिस्टेंस बनाया जाएगा, जैसे कई स्कूलों में बनाया जा रहा है कि 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर हर एक बच्चा पढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि इसका पालन कोचिंग वाले करा पाएंगे? लगता है आपको? तो ये संभव ही नहीं है। कोचिंग का इतना ज़्यादा खर्च होता है कि वो खर्च मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे और ना कोई बच्चा बहुत ज़्यादा फीस दे पाएगा। इसलिए आप जहाँ भी आपको अपने भविष्य के विषय में अगर सोच रहे हैं, अपने गार्जियनों से पूछिए कि हमको इस समय क्या करना चाहिए, बैठकर हम कैसे पढ़ाई करें। तो ऑनलाइन अगर व्यवस्था है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे जहां भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। आप उनके भरोसे मत रहिए जो कि मना कर रहे हैं, जो आपसे ये कह रहे हैं कि आप ज्वाइन न होइए, आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा। आपको एक चीज़ बता दें कि जो अध्यापक आपसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन न पढ़िए, ऑनलाइन आपको नहीं समझ में आएगा, अगर उन्हीं अध्यापकों के पास व्यवस्था होता कि वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा सकते थे तो आज वही अध्यापक सबसे पहले आपसे ही कहते कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, सब समझा देंगे। यानी जब वो पढ़ाएंगे तो वो ऑनलाइन क्लासेस समझा लेंगे और जब दूसरा कोई पढ़ाएगा तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं समझ में आएगा आपको। उनका कहना है। इसी से आप अंदाजा लगा लो कि वो आपके भविष्य के विषय में कितना सोचते हैं। तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद विचारशील हो, आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि अपने भविष्य के विषय में खुद निर्णय ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अगर सही ढंग से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से, कहीं भी क्लास कंटिन्यू चल रहा है, जहां क्लास कंटिन्यू चल रहा है, रेगुलर चल रहा है और जहां आपको पूरी बातें समझ में आ रही है, वहां अगर आप जुट जाते हैं तो उस व्यक्ति का पूरा दायित्व बनेगा कि वह जो है आपको पूरा का पूरा कोर्स खत्म करे और एक जिम्मेदारी के साथ आप भी पढ़ेंगे। कब? जब आप फीस जमा करेंगे। और जब आप फीस नहीं जमा करेंगे तो आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ ही नहीं सकते हैं। कभी आप क्लास करेंगे, कभी मनमौजी रहेंगे कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, तमाम बातें आती रहती हैं जो कि एक समस्या है और आप उस कंडीशन में नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, जो एडमिशन ले लेते हैं, उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि हमको यहीं पढ़ना है और यही सारा कुछ जानकारी लेनी है और वो अपना एक फेयर बना लेते हैं। वो कंटिन्यू समय से पहले अलर्ट रहते हैं पढ़ने के लिए और वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, फेयर बना रहे हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और आप केवल घूम रहे हैं, समय पास कर रहे हैं। तो आप में और उसमें अंतर है। वो कोर्स कंटिन्यू पढ़ रहा है, वो रिवीजन कर रहा है, लगातार लगा रहा है और आप केवल समय पास कर रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें दिक्कत है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे हो रहा है। और जो अध्यापक इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप जो है ऑनलाइन नहीं समझ पाओगे, ऑनलाइन न जुटो, ऑफलाइन चलेगा, घबराओ नहीं, हमारी कोचिंगें चलेंगी, उनसे आप सतर्क रहिए और अच्छी तरह से सतर्क रहिए, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ आपसे पैसा लेने पे उतारू होता है। आप केवल उनको पैसा दे दीजिए, जिस दिन आप पैसा जमा कर देंगे, आप कोचिंग में पढ़े होंगे, पढ़ते भी होंगे, जहाँ भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, आपको पता होगा कि कितना कोर्स समय से समाप्त होता है और कैसे लोग पढ़ाते हैं, किस किस तरह जो है वहाँ पे बैचों को, चाहे जहाँ भी हो, बैच को ज्वाइन करते हैं। लड़कों से जब तक फीस नहीं वसूला रहता है, लड़कों से फीस खूब वसूलते हैं खड़े होकर, लेकिन जब मैटर की बात आती है, चाहे जो भी कोचिंग हो, एनीवे, न समय से मैटर दिया जाता है। जब उनको पैसे की जरूरत होता है तुरंत वो गेट पर खड़े होते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन समय से न टेस्ट लेंगे, न समय से कोर्स खत्म करेंगे, तमाम बातें होती हैं। और वही व्यक्ति आपके लिए अच्छा लगता है कि वही व्यक्ति आपका बहुत हमदर्दी है। इन सभी बातों से आप अलर्ट रहिए। आपका हमदर्दी कोई नहीं है। जितने भी कोचिंग संस्थानें चल रही हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, वो उससे सिर्फ मतलब है अपने पैसे से और कैसे आपसे पैसा निकलवा ले। और जब आप पैसा निकाल देते हैं उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं होता है। जितने लोग पैसा जमा करते रहते हैं, जब तक उनके पास फीस आता रहता है तब तक तो वो कायदे से पढ़ाते रहते हैं। जैसे ही फीस आना बंद होता है, क्या साल भर लड़का फीस ही जमा करता रहेगा?
तमाम समस्याएं आती हैं। फिर न लोगों के पास पैसा होता है मटेरियल देने के लिए, न कायदे से क्लास चलाते हैं, कभी टीचर नहीं रहता है, कभी कुछ होता है, कभी जो है 3-3 घंटा 4-4 घंटा लोग क्लास लेते हैं एक्स्ट्रा पढ़ाने से। अब समय से पढ़ाते तो एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। तमाम दिक्कतें होती हैं कोचिंगों में, वो सब आप भुक्तभोगी हैं। कौन कितना आपके भविष्य के विषय में सोच सकता है ये आप खुद ही जानते हैं। आप अपने फायदे में, अपने हित में रहिए। आपको जहां आपके भविष्य के लिए हित में अच्छा लग रहा है वहां तुरंत ज्वाइन हो लीजिए बिना संकोच किए। क्योंकि जो ये लॉकडाउन चल रहा है, अगर कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि कोचिंगें खुल जाएंगी, हम जाकर ज्वाइनिंग कर लेंगे, इस वजह से वो आनाकानी कर रहे होंगे या फिर इधर उधर कर रहे हैं, तो वो अपने दिमाग से निकाल दें इस बात को। क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ का जो है आपके सीएम का जारी हुआ है निर्देश, पहले ही जारी कर दिए थे कि 30 जून तक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अब आप बताइए 30 जून तक तो शादी ब्याह जिनका डेट पड़ गया था उनका शादी ब्याह रुक गया है, नहीं होगा, कोचिंगें चलेंगी। कोचिंग में लड़के आएंगे तो क्या आपको लगता है पालन होगा सोशल डिस्टेंसिंग का? और आप अपनी जिंदगी जो है हथेली पर रख कर जाओगे कोचिंग में पढ़ने के लिए। आपको इस समय जरूरी ये है कि जिंदगी भी बचे और जहान भी रहे, दोनों बातों पर हमको ध्यान रखना है। अगर आपको घर बैठे ही सारी व्यवस्थाएं मिल सकती है तो आप बीमारी लेने कहीं क्यों जाओगे? जाने की जरूरत क्या है? आप घर बैठे तैयारी करिए, क्यों नहीं तैयार होगा? आपको किसी भी तरह की दिक्कत होता है हमसे पूछिए, हम एक एक चीज बताएंगे। मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री भी अब चलने वाली है हमारे यहाँ, तो केमिस्ट्री भी चलेगा, हम केमिस्ट्री भी चलवाने जा रहे हैं। तो सारा का सारा कोर्स हम अपने यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं और लोग आएंगे। और हम जानते हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि कितने दिनों तक रहेगा भाई। अन्य लोगों का ये भी कहना है कि अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। आप बताइए क्या अक्टूबर नवंबर तक आप इंतजार करेंगे? नहीं हो पाएगा ना इंतजार, न आप इंतजार कर पाएंगे। अगर इंतजार कोई किया तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो उसी का होगा। तो आप अलर्ट रहिए और अपने फायदे के विषय में सोचिए। आपको जहां फायदा मिले, और जब तक व्यक्ति एडमिशन लेता नहीं है तब तक जो है वो सही ढंग से पढ़ ही नहीं पाएगा। और आपको हम बता दें, अभी हमारा ऐप बन रहा है, जब ऐप बन जाएगा उसका कास्टली बहुत खर्च ज़्यादा है, लगभग जो है 60-70 हज़ार का तो केवल सॉफ्टवेयर ही है। और उसको पूरा जो है सिस्टम बनाने में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च है। और जब इतना व्यक्ति खर्चा करेगा तो आपको क्या लगता है कि फीस जो है 1500-1000 रुपया कोई रखेगा, 2500 रखेगा? तो फीस जो है उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए इस समय जो व्यक्ति इसी समय एडमिशन ले लेते हैं, 1500 रुपया एक सब्जेक्ट का फीस है, उस समय फीस क्या रहेगा जब ऐप बन जाएगा तो कोई भरोसा नहीं है। तो जो लोग इस समय एडमिशन ले लेंगे, 1500 रुपया है केवल एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट अगर करते हैं तो 2500 रुपया हमारे यहाँ जो भी करना चाहता है उसके लिए, ठीक है। अगर आप किसी के भी माध्यम से, आपके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो आपको भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं होगा, उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो है अपने प्रयास जारी रखिए कि आप लोगों को जोड़िए और आप यह निश्चित कर लीजिए कि आपको कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ ठीक पढ़ाया जा रहा है, और उसी व्यक्ति के साथ कंटिन्यू होइए जो लगातार क्लास चला रहा है, मिस नहीं कर रहा है। हाँ, कभी सिस्टम खराब होने के कारण हमारी क्लास जो है कभी इधर उधर हो जाता है, क्योंकि नेट कभी छोड़ देता है, कभी कुछ होता है, तो ये दिक्कतें थोड़ी आ रही हैं। ये भी अब सही हो जाएगा पूरी तरह से। फिर भी जब से क्लास हमने स्टार्ट किया है लगातार क्लास चल रहा है, किसी दिन मिस नहीं हुआ होगा, लगातार क्लास चल रहा है और इसी तरह कंटिन्यू क्लास चलेगा। उम्मीद रखेंगे कि आप अपने भविष्य के प्रति अलर्ट रहेंगे। और अगर कहीं से भी देखिए कोई भी दिक्कत हो तो पहले अपने माँ बाप से पूछिए, या आपका जो हित के विषय में सोचता हो उससे पूछिए। कोचिंग के अध्यापक कोई भी हो वो आपके हित के विषय में नहीं सोचेगा, ये पहले से दिमाग में फिट कर लीजिए। क्योंकि कोचिंग के अध्यापक व्यवसायीकरण होते हैं, उनको अपने व्यवसाय चलाने से मतलब होता है, वो आपके हित के विषय में थोड़े सोचते हैं, वो कभी नहीं सोचेंगे। तो आप अपने हित के विषय में सोचिए और आपको जहाँ फायदा लगता हो वहाँ ज्वाइनिंग करिए। और कोचिंग चाहे जैसे भी स्टार्ट होता भी है, कहीं कोचिंग स्टार्ट होता भी है तो 10 लोग 15 लोग पढ़ाएंगे, और हम जानते हैं कि फीस लेने के बाद लोग जो है पढ़ा नहीं पाएंगे।
क्योंकि शासन प्रशासन इतना टाइट रहेगा कि जब अपना सोशल डिस्टेंस पालन करवाने लगेगा तो लोग बीच में ही बंद कर देंगे। उसके बाद जब आप फीस जमा कर दोगे तो यही कहा जाएगा कि शासन ही नहीं चलाने दे रहा है तो हम क्या करें। जैसे कुछ लोग कहीं पर कोचिंग संस्थानों में फीस जमा कर चुके हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, फीस तो वो जमा कर चुके हैं, कैसे पढ़ें, ऑनलाइन क्लास चल नहीं रहा है तो वो कहाँ से पढ़ पाएंगे। तो क्या कहेंगे, वो तो यही कहेंगे ना कि भाई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो नहीं चल पा रहा है। प्रशासन अब उसमें तो लाचार आप भी हैं वो भी हैं, दोनों लोग लाचार हैं, तो कैसे चल पाएगा क्लास। तो आप क्लास भी नहीं कर पाओगे, इंतजार करो आप, या तो आप इंतजार करेंगे तो आपका और नुकसान होगा। जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, और अधिक नुकसान होने लगेगा। इसलिए बिना देरी किए जहां भी ऑनलाइन क्लासेज या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ाई लेकिन जारी रखिए। हम अपने यहाँ इसकी तो पूरी गारंटी है कि मैथ और फिजिक्स तो हम खुद ही पढ़ाते हैं और पढ़ा रहे हैं। जो लोग शुरू से जुटे हैं वो देख भी रहे हैं कि मैथ और फिजिक्स क्लास कैसे चल रहा है। किसी तरह का कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो पॉइंट पे तुरंत आप पूछिए, अगर संभव होगा तो हम व्हाट्सएप पे ही जवाब देंगे, नहीं तो फिर अगले दिन के क्लास में हम तुरंत बताएंगे। लेकिन ये जिस दिन क्लास रहे उस दिन क्लास देखेंगे तभी हम अगले दिन के क्लास में बता पाएंगे। और जो नए व्यक्ति जुटे हैं वो हमें भेज दें कि हमको इस क्लास का लिंक चाहिए, तो हम उस क्लास का लिंक उनको भेज देंगे और वो क्लास देख लें। अगर उनको कोई दिक्कत होता है तो वो पूछें तो हम फिर उनको बताएंगे, ठीक है। इसीलिए एक एक प्रश्न का हम सलूशन कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और एक बात महत्वपूर्ण है कि आपको अपना भविष्य अगर सिक्योर करना है तो इंटरमीडिएट में अच्छा नंबर आना चाहिए, और नंबर के साथ साथ आपको जानकारी भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी आप आगे निकल पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं निकल पाएंगे। तमाम बातें हैं, तो और भी हम बातें करेंगे आपसे। तो कल मुलाकात होगी तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।